आप कैसे बने आईएएस, मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा? हर साल एक दो बच्चों का सिलेक्शन आईएएस में या दूसरी सिविल सर्विसेज में होता था। तो उनको देख के मोटिवेशन मिला कि इनका भी सिलेक्शन हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। और जब आप दिल्ली आए तो आप बने डीसी, जो कि गांव के लोग सोचते हैं कि डीसी बन गया है। चाहे सरकार आपको एसडीएम लगाए या सरकार आपको ट्रेनिंग में भेजे, आपके गांव के लिए आप उसी दिन डीसी बन जाते हैं। तो सर जब आप इतने अलग अलग रीजन में गए, तो सर ये सब जब आप जाते हैं इन जगहों पे, तो इनकी प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं, इनको टैकल करने का तरीका भी अलग होता है। धीरे धीरे ऑन द जॉब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिससे आप सीखते हो। सर आपने इस किताब से पहले भी किताब लिखी? ये वाली बुक जो मेरी है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, ये इंटरव्यू बेस्ड बुक है। अंजलि शर्मा एक नॉर्मल लड़की है जो बिहार में पैदा हुई, लेकिन जब वो लड़की क्लास 10th में थी उस समय अचानक कुछ बीमारी हुई और उसकी आंखें चली गई। ओह। लेकिन उस लड़की ने बहुत हिम्मत की, यूट्यूब पे लेक्चर सुने हर टॉपिक के, और उसकी हेल्प से उसने पहले बिहार सिविल सर्विसेज क्रैक किया और फिर आईएएस में आई। अब जैसे बच्चों को कहा जाता है कि अखबार पढ़िए, इंटरनेट पे भी न्यूज़ पढ़ते रहिए। हमारे समय में तो इंटरनेट गूगल कुछ नहीं होता था, तो हम तो एक अखबार लेते थे, उसको अच्छे से पढ़ते थे, पर पढ़ना अच्छे से। आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप सब कुछ पढ़ने लग गए तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अच्छा गाइडेंस लेके किसी से, आप मेरी बुक से भी ले सकते हैं, पर अच्छी गाइडेंस लेके केवल स्पेसिफिक किताबें ही पढ़नी चाहिए। अब अगर आप देखें ना सर, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आप भी जब कहीं इंस्टीट्यूट्स में जाते होंगे, तो जब लोग बच्चे वहाँ पे मैं देखता हूँ वो पढ़ने के बाद वो लाइब्रेरी में बैठ के घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं। कुछ बच्चों का टाइम स्पैन कम होता है। मेरे इस बुक में मिन्नू पीएम का बहुत ही अटेंशन स्पैन बहुत कम था, तो वो एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ती थी थोड़ा थोड़ा समय। लेकिन दूसरे बच्चे हैं जो कहते थे कि नहीं, हम 10 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पहले ख़त्म करेंगे। तो सबका इंडिविजुअल अप्रोच है, लेकिन ऑनेस्टली स्टडी करनी है, इम्पॉर्टेंट ये है। ऐसा भी एक वक्त आता है जब लगता है कि यार ये मुझसे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन हर एक एस्पिरेंट के उसमें आता है। हाँ, आपकी किताब में भी 7 लोग हैं, उनके इसमें भी आया होगा, और आपकी लाइफ में भी ऐसा एक बार आता होगा, कहीं आया होगा उस समय। उसके लिए एक तो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लेवल के बहुत लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके लेवल के भी बहुत लोग हैं, लेकिन एक आध कुछ किसी चीज़ में नंबर कम आने से वो नहीं सेलेक्ट हो पाए, किस्मत फैक्टर। तो आपको ये किस्मत फैक्टर भी एग्ज़ाम में है। तो इवन प्रिपरेशन के दौरान भी 2-4-5 मिनट आपको गॉड को जरूर याद करना है। अब आपसे कोई आता है मदद मांगने की, सर हम यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए? आते हैं बीच में बच्चे, मतलब रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स के बच्चे हैं। हालांकि हम लोग तो पुराने हो गए थे गाइडेंस देने के लिए। नहीं सर, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, आप पुराने नहीं हैं। नहीं, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन अब इन 7 बच्चों से बात करके मैं बिल्कुल अपडेटेड हूँ कि अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। यूपीएससी एक ऐसा विषय जिसके लिए हर साल लाखों लोग तैयारी करते हैं और कुछ ही लोग सफलता पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सफलता पाए। इसलिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या कुछ करें जिससे आपको सफलता मिले। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जन सिंह यादव जी, जो कि 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और बहुत बहुत मुबारक हो, आपने किताब भी लिख दी यूपीएससी पे, लक्ष्य यूपीएससी। बिल्कुल, लक्ष्य यूपीएससी, हिंदी और अंग्रेजी, मराठी में भी आपके लिए बता दूं। अच्छा। तो हिंदी में लक्ष्य यूपीएससी, इंग्लिश में स्केलिंग माउंट यूपीएससी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ 7 यंग आईएएस ऑफिसर्स, और मराठी में भी इसी नाम से है, और भी भाषा में आ रही है, पर ये बच्चों के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं। तो सर क्या है इस बुक में, क्या है ऐसा कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को फ़ायदा मिलेगा? इस बुक में ना यूपीएससी क्रैक करने के लिए 2 चीज़ चाहिए होती है। एक है मोटिवेशन, दूसरा है गाइडेंस। तो इस बुक में दोनों चीज़ें हैं। मोटिवेशन कैसे है कि इस बुक में 7 यंग बच्चों की कहानी है। वो 7 यंग बच्चे जो अभी अभी सिलेक्शन हुआ है, जिनका 2020, 21, 22, 23 में, अच्छा, बिल्कुल लेटेस्ट। तो उनकी लाइफ की स्टोरीज़ हैं, उनकी स्ट्रगल की स्टोरी है, उनको क्या क्या, उनकी ज़िंदगी कैसे थी पहले, तो कैसे उनको मोटिवेशन मिला, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुए, किसने उनकी हेल्प की, फैमिली का क्या रोल रहा, सिलेक्शन के बाद की दुनिया क्या होती है जो लोगों को पता नहीं है, बहुत उत्सुकता होती है जानने के लिए कि मसूरी में क्या होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में क्या होता है, भारत दर्शन में क्या होता है,
पहली पोस्टिंग होती है उसमें क्या होता है। तो ऐसी पूरी उनकी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छे से इसमें है, और उनके लोज हाइज, कैसे डिप्रेशन को कंट्रोल किया, कैसे ख़राब समय में फेलियर्स का सामना किया। तो ये तो हो गया मोटिवेशन। और गाइडेंस है कि एग्ज़ाम क्या है। बहुत बच्चों को सपना होता है कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ, UPSC क्रैक कर लूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, हाँ, यही नहीं पता होता, यही नहीं पता होता ना। क्या एग्ज़ाम है, कितने पेपर होते हैं एग्ज़ाम में, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या सिलेबस होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, और फिर क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी होती हैं उसको क्रैक करने के लिए। हर स्टेज पे अलग अलग स्ट्रेटजी हैं। प्रीलिम्स के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है, मेंस के लिए अलग होती है, इंटरव्यू के लिए अलग होती है। तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ इसमें हैं। तो पूरा मोटिवेशन और स्ट्रेटजी। और आपके 30 साल का अनुभव? मेरे 30 साल का अनुभव भी है, लेकिन बेसिकली ये इन बच्चों की कहानी है। क्योंकि देखो, जब भी आप UPSC या इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, आपको एक एंकर चाहिए होता है। आपको इतना ये टफ जर्नी है, मानेंगे, इसलिए स्केलिंग माउंट UPSC है। जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई है, वैसे ही माउंट UPSC की चढ़ाई है। तो आपको इतनी लंबी जर्नी में आपको बहुत सारा समय जब ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये सामने वाला तो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है, या ये IIT के या इंजीनियरिंग के बच्चे तो ज़्यादा और हमसे इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसी स्टेज में बच्चों को डिप्रेशन होना या थोड़ा लो फील होना बहुत लाजमी है। तो उस समय आपको एक मोटिवेटिंग स्टोरी की, मोटिवेटिंग फिल्म की, या मोटिवेटिंग इंसिडेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें मैंने लिखा भी है। इसमें एक है ऑफिसर मिन्नू PM, जो केरला से हैं। तो वो जब भी इस जर्नी में थोड़ा डिप्रेशन में आती थी, जब भी उनका अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता था, उस समय वो एक फ़िल्म देखती थी। वो फिल्म थी एक किसी कलेक्टर पे बेस्ड थी। एक बहुत अच्छा डायनामिक कलेक्टर होता है, DM जिसको हम बोलते हैं। मलयाली फिल्म थी। मलयाली फिल्म थी। उस मूवी के हीरो को देख के फिर उससे वो मोटिवेट हो जाती थी कि ये देखो, मेरे को भी ऐसे ही बनना है, मेरे को भी यही करना है। तो इसी तरह की ये कहानियाँ हैं, जिसको पढ़ के जब भी कोई लो फील कर रहा हो, या कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा हो, या उसको ये पहाड़ लग रहा हो बहुत बड़ा, उस स्टेज पे वो इन कहानी में से एक कोई पढ़े, तो उसका वो जो टफ फेज़ है उसको पार कर सकता है। सर, आपने कहा 7 लोगों की कहानियाँ हैं, अलग अलग साल में सिलेक्ट हुए। तो ये 7 लोगों की कहानियाँ चुनने में और लिखने में कितना समय लगा, और कैसे लिखी आपने सर ये? मेरे को 1 साल लगा लगभग इनको पूरे प्रोसेस में, जिस दिन से आइडिया आया था और जब से मैंने बुक सबमिट की उसमें। और इसके सिलेक्शन के लिए मेरा ये विचार था कि ये डाइवर्स होना चाहिए, क्योंकि UPSC एस्पिरेंट बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो मेरा ये आइडिया था कि ये डाइवर्स हो, पहली चीज़। दूसरा, ये उन बच्चों की ज़्यादा स्टोरी हो जिनका थोड़ा बैकग्राउंड मुश्किल रहा है। और ये कैसे पता किया आपने? बताता हूँ, पहले वाला पूरा करता हूँ। तो जिन बच्चों का बैकग्राउंड थोड़ा मुश्किल रहा है, चैलेंजिंग बैकग्राउंड रहा है, लो मिडिल इनकम फैमिली से हैं, या कोई उसका दिव्यांग है, इस तरह के बच्चे भी इसमें हैं। तो इस तरह बच्चों को सेलेक्ट कैसे किया आप बोलोगे? तो सेलेक्ट किया रिसर्च करके। एक तो बहुत सारी कहानियाँ तो आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। फिर उस बैच के बच्चों से बात करके, जो रिसेंट बैचेस के ऑफिसर्स थे, उनसे मैंने बहुत लोगों से बात की कि कौन ऐसा है जिसकी बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है, अलग अलग। फिर मेरे को अलग फील्ड से भी लेना था। मेरे को चाहिए था एक बच्चा कश्मीर का भी हो, एक बच्चा नीचे साउथ का भी हो, एक बच्चा अमेरिका रिटर्न भी हो, एक बच्चा कोई सर्वेंट क्वार्टर डोमेस्टिक हेल्प का बच्चा भी हो। क्योंकि ये ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इनको देख के मोटिवेट होंगे। हम लोग कैसे मोटिवेट हुए सिविल सर्विस लिखने के लिए? मैं मोटिवेट हुआ जब मैंने देखा कि मेरे कॉलेज के 1-2 सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ। तो आप अपने आसपास देखते हो रोल मॉडल, या आप अपने स्कूल कॉलेज में देखते हो, उनको देख के आपको लगता है कि अरे ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे बच्चे प्रेजेंट करना चाहता था जिनकी स्टोरी देख के, जिनकी स्टोरी पढ़ के और हज़ारों लाखों लोगों में हिम्मत आए, मोटिवेशन मिले कि अरे ये सब हमारे जैसे ही लोग हैं जो IAS ऑफिसर बनते हैं, जो हमारे जैसे ही बैकग्राउंड के कितने सारे बच्चे हैं जो हमारी सिचुएशन में थे। हो सकता है शुरू में पढ़ाई में बहुत अच्छे भी नहीं थे, लेकिन वो भी अपनी मेहनत से, डिटर्मिनेशन से क्रैक कर पाए।
तो इन बच्चों से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ये हीरो हैं ऐसे बच्चों के लिए। लेकिन इन हीरोज़ का कहानी लिखने में तो वक्त लगा होगा, जैसे 1 साल आपने कहा। हाँ तो सर उसको कैसे लिखी, मतलब आपने कहानी, इनको इंटरव्यू किया, इनसे मिले, इनसे बात की, नहीं, फोन पे मैं बात इनसे सबसे मिला, इनसे बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू किया। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर बात की और ख़त्म, नहीं, मैंने कम से कम भी एक एक बच्चे से 10-10, 12-12 घंटे अलग अलग दिन में बैठ के 3-4 दिन में बात की, उनकी कहानी को समझा, उनके बैकग्राउंड को समझा, उनकी स्ट्रेटजी को समझा, रिकॉर्ड किया। उसके बाद में उसमें से क्या क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी में तो कई किताबें बन जाएंगी ना। अच्छा। तो अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, मोटिवेटिंग इंसिडेंट्स, गाइडिंग इंसिडेंट्स, उनको लिया और उनको एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया। क्या सिर्फ ये सातों बच्चे आईएएस हैं या इसमें कुछ आईपीएस भी हैं, आईआरएस भी हैं? नहीं, IFS सातों बच्चे इस वाली बुक में तो सातों आईएएस हैं। तो क्योंकि आप आईएएस हैं इसलिए आपने नहीं थोड़ा सा बायस्ड है इस तरफ? नहीं, बायस नहीं है। देखो, जो देखता है मॉडल ना, वो बिल्कुल, आप जब हीरो को देखते हैं तो सबसे जो टॉप वाला है ना, उसी को हीरो मानते हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी जनरल हमारा परसेप्शन ये है कि जब ये चॉइसेस भरी जाती हैं यूपीएससी में, सिविल सर्विस एग्जाम में, तो फर्स्ट चॉइस 99% बच्चों की आईएएस ही है अभी भी। तो फिर जो बिल्कुल जिसको वो रोल मॉडल मानते हैं, तो ऐसा जिसने अचीव किया है, उनकी स्टोरी ही बच्चों को सुनानी चाहिए, इसलिए मैंने ये लिया। और आज भी हमारे देश में सबसे बड़ी नौकरी आईएएस ही मानी जाती है। हाँ, अभी भी है। हाँ। आप देखें डेटा कि कितने लोग जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, 10 लाख लोग, उनमें से कितने % पहली चॉइस आईएएस भरते हैं। तो आपको मिलेगा कि 98-99% बच्चे फर्स्ट चॉइस आईएएस ही भरेंगे, क्योंकि उस जॉब में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत चैलेंजेस भी हैं, डाइवर्सिटी भी है और सेटिस्फेक्शन है कि आप सोसाइटी के लिए, गरीब लोगों के लिए, जनता के लिए काम कर पाते हैं। बाकी सर्विस भी बहुत अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर उनका वर्टिकल काम है, तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही काम करते हैं। हाँ। तो जो वैरायटी आईएएस में मिलती है, जो वैरायटी और जो चैलेंजेस अलग मिलते हैं, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको दिन के एंड में या अपने टेन्योर के एंड में कि आपने काम किया अच्छा, वो शायद दूसरे में नहीं मिलता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। सर ये तो हो गई आपकी किताब में 7 लोगों की कहानी। आपकी कहानी क्या है सर? आप कैसे बने आईएएस, मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा? हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि ये हर बच्चा जिसका एक ओरिएंटेशन होता है कि सिविल सर्विस ऑफिसर ही बनना है, आईएएस आईपीएस, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पे बहुत पहले से ये बीज जो होता है, एक होता आइडिया कि उसको बनना है। तो मेरा भी यही था कि जब मैं स्कूल में था 10th 11th क्लास में, तभी से मैंने एक मैगज़ीन लेनी शुरू कर दी थी। तब कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी, उस पर आईएएस टॉपर का फ़ोटो आता था, तो उनको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंस्पिरेशन होती थी। ये कौन से साल की बात होगी ये सर? तो बहुत पुरानी 87-88 की बात है। लेकिन वो एक दिमाग में था, बट उसके बाद मैंने कॉलेज पूरा किया। कॉलेज जो हमारा था उसमें भी इतना अच्छा माहौल था, एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी थी, और हर साल 1-2 बच्चों का सिलेक्शन आईएएस में या दूसरी सिविल सर्विसेज में होता था। तो उनको देख के मोटिवेशन मिला कि अरे ये तो हमारे ही सीनियर हैं, ये इतना हमारे जैसे ही बैकग्राउंड के हैं, हमारी जैसी ही पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, इनका भी सिलेक्शन हो सकता है, तो हमारा भी हो सकता है। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, और उनको देख के फिर हम भी लग गए, और हम लग गए तो फिर उसमें ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप सिलेक्शन होता चला गया। प्रीलिम क्लियर हुआ, मेन क्लियर हुआ, इंटरव्यू हुआ, उस राउंड में नहीं हुआ तो दूसरे राउंड में फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए सर? मैंने टोटल 2 अटैम्प्ट दिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था, बहुत अच्छी बात है, और हाँ, इंटरव्यू भी मैंने दिया। ऑब्वियसली मेंस क्लियर हुआ तो इंटरव्यू देने भी गया, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है, पूरी मेरिट बनती है आपके मेंस के सारे पेपर्स की, इंटरव्यू के नंबर्स की, तो मेरा नाम नहीं आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, कहीं पर भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके तुरंत बाद साइकिल वापस शुरू हो जाती है। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है, उसके 10 दिन में अगला मेन प्रीलिम्स शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर मेरा प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू के बाद 26th रैंक ऑल इंडिया मेरी आई। तो जब आपने घर में बताया कि मैं अब पढ़ाई के बाद यूपीएससी करूंगा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? कि उन्होंने पूछा होगा ना यूपीएससी क्या चीज़ है भाई, यूपी में कहीं सर्विस करने जा रहे हो, क्या पूछा आपसे? नहीं, मैं फ्रेंकली बताऊंगा, मैं तो हॉस्टल में रहता था। हाँ। और मैंने घर पे बताया भी नहीं था कि मैं कुछ ये यूपीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और उस समय पेरेंट्स को इतना ये भी नहीं था कि ये यूपीएससी का कुछ, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था। बहुत फ्रेंकली मेरे पेरेंट्स को बहुत आइडिया नहीं था
कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, उसको पास करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, ऐसा उनको नहीं पता था। तो मैं कॉलेज में रहते हुए मैंने ये तैयारी की। फैमिली को उस समय इतना आइडिया नहीं था, सिलेक्शन के बाद ऑब्वियसली उनको पता चला। तो सर यूपीएससी का जब रिजल्ट आया होगा, जब आपने सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू भी हो गया, आपकी 26वीं रैंक आई, तो क्या आप दिल्ली गए थे देखने या कैसे हुआ? क्योंकि उस समय तो इंटरनेट नहीं था और आपने गूगल वाले ज़माने में थे नहीं, 95 उस समय तो कुछ नहीं था। देखिए मैं रहता था हिसार में जी, और यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर है जी, हॉस्टल में रहता था, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसमें। तो जिस दिन रिजल्ट आया था, सबको बहुत टेंशन होती है रिजल्ट की। इसमें भी मैंने बताया कैसे कैसे लोगों को टेंशन हुई उस दिन, क्या किया उन्होंने। आपको तो भी थी? हमें भी थी, क्योंकि अगला प्रीलिम देना पड़ता, अगला प्रीलिम 10 दिन बाद था, तो उस दिन काफ़ी टेंशन रहती है। और उस दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं होते थे, तो आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह से चलने लग जाता है या टेलीग्राम ग्रुप में चलने लग जाता है, रिजल्ट आ रहा है। हमारे को ऐसा कुछ नहीं है। तो अचानक किसी ने बताया कि रेडियो में आया है कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है। अच्छा, उस रेडियो में उतना ही आता था कि यूपीएससी ने सिविल सर्विस 1994 का रिजल्ट घोषित कर दिया है और ये आदमी टॉपर है, नंबर 1 रैंकर। तो ये हो गया कि रिजल्ट आ गया। अब कहाँ देखें कुछ नहीं पता। तो फिर मेरे पापा को हमने बोला, जो दिल्ली में थे, कि आप जाके यूपीएससी में रिजल्ट देख के आ जाइए। वो गए होंगे, लेकिन उस दिन टेलीफोन की स्ट्राइक थी, एमटीएनएल ही होता था तब, बीएसएनएल एमटीएनएल जी। तो उस दिन स्ट्राइक थी, तो हम उनसे बाद में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ, रिजल्ट आया तो क्या हुआ, क्या पता चला। तो जो वेट है, दिल्ली के लोगों को ये फ़ायदा है कि सीधा यूपीएससी में जाइए, बोर्ड पे रिजल्ट देखिए और हो गया, बढ़िया है। और आपको 200 किलोमीटर आना पड़ता। मेरे को बहुत घंटों इंतजार करना पड़ा। उस समय एसटीडी पीसीओ होते थे, उसमें एक पीसीओ में बैठ के बार बार दिल्ली फ़ोन मिला रहे थे, नहीं मिल रहा था, बार बार दिल्ली फ़ोन मिला रहे थे, नहीं मिल रहा था। फाइनली रात को 11 बजे फ़ोन मिला, तो इतना ही सुन पाए कि हाँ सिलेक्शन हो गया है और 96 रैंक है। अच्छा, लेकिन आपकी रैंक तो वो हाँ, शायद मेरे पापा ने वो ठीक से कैलकुलेट नहीं किया था, और जो कुछ लोगों का रिजल्ट विदहेल्ड था 70 लोगों का, उनको भी काउंट करके मेरे को 26 रैंक बताई, 96 बताई। और उसके लेकिन नेक्स्ट डे जब अखबार में नाम आते थे, तो अखबार में जब रिजल्ट देखा न्यूज़पेपर में, तब पता चला कि 96 नहीं 26 रैंक। तो तब भी आपको शौक लगा कि कल तक तो 96 था, सुबह होते होते मैं 26 बिल्कुल। जब रात को आप 96 रैंक जब पता चला तो खुशी हुई, ऑब्वियसली खुशी तो होगी, क्योंकि एक कल्मिनेशन हुआ अच्छा सक्सेसफुल। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये चलता रहा रात भर कि एक और बार प्रीलिम देना है, एक और अटेम्प्ट करना है आईएएस में सिलेक्शन के लिए। अच्छा, तो ये आप पहले से मन में तैयार कर लिया था पास होने के लिए? बिल्कुल, रात भर मैं पूरा मन में ये तैयार करके बैठा हुआ था कि मेरे को 3rd अटेम्प्ट देना है। 2nd अटेम्प्ट अच्छा हुआ, 96 रैंक आई, आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, पर एक बार और देना है। तो सुबह जब न्यूज़पेपर आया तो सबसे पहले तो कंफर्म करना होता है कि पापा ने बताया था उस दिन रात में ठीक है कि नहीं है। तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले मैंने अपना नाम पढ़ा, बहुत तसल्ली हुई कि हाँ नाम है। फिर अचानक मेरे को लगा कि नाम तो बहुत जल्दी आ गया। पापा ने तो कहा था 96 रैंक है, मैंने तो इतने नाम नहीं पढ़े। तो फिर मैंने दोबारा 3-4 बार वो नाम को वापस पढ़ा, तब ये हुआ कि नहीं 26वां ही रैंक है। फिर एक और पेपर में देखा, उसमें वो रिजल्ट विदहेल्ड के 70 लोग आए हुए थे। अच्छा, तो फिर हमने ये वापस पापा को यूपीएससी भेजा। अगले दिन क्रॉस चेक कराया, तब अगले दिन शाम तक कंफर्म हुआ कि हाँ 26। यानी 1.5 दिन तक आपके दिल में दगदग होती रही। बिल्कुल होती रही। तो जब आपके पापा को पता चला कि आपका प्रॉपर आईएएस सिलेक्शन हुआ है, 26वीं रैंक आई है पूरे भारत में, बड़ी बात होती है सर ये, तो तब उनका रिएक्शन क्या था? फैमिली में कैसा रिएक्शन मिला आपको सर? फैमिली में तो अच्छा था, हर कोई खुश होगा, ये तो बहुत अच्छा नेचुरल बात है कि आप आईएएस बनेंगे, ये कैसे? नहीं, देखिए 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैंने इस बुक में भी लिखी हैं। कुछ लोग का होता है, जो कि ज़्यादातर लोग का होता है, कि वो फीलिंग आपको सिंक इन नहीं करती है कि सिलेक्शन वाकई में हो गया है। फैमिली को भी नहीं करती है कि कुछ सपना तो नहीं है, या कुछ किसी ने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया है, कुछ गलती तो नहीं हो गई है, या कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा, ऐसे बहुत बार होता है। तो इसलिए आप वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो, स्पेशली उस माहौल में जब बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो वो एक रूरल और एक ऐसे छोटे शहर में जो रहने वाले बच्चे खासकर हैं, जैसे कि मैं भी था उस समय, तो उस समय लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सबको बताते नहीं है। पार्टी नहीं करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। तो लड्डू नहीं बंटवाया आपने? सेलिब्रेशन मैं बोलूँगा बहुत ही सबड्यूड था। अच्छा,
तो ऐसे यहाँ पे भी हुआ मेरी बुक में। जो भरत सिंह है, भरत सिंह एक क्या बोलेंगे डोमेस्टिक हेल्प का बेटा है जी। तो भरत सिंह का भी जब सिलेक्शन हुआ, उसने मसूरी जाने तक अपनी फैमिली को छोड़ के किसी को नहीं बताया किसी कि को नहीं मेरा बताया? सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता था कि नहीं ये तो हो सकता है ये झूठ हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा जब तक मैं एक्चुअल मसूरी नहीं चला जाता हूँ। तो मेरे साथ भी लगभग वैसा ही था कि मैंने सोचा कि ज़्यादा लोग को नहीं बताना है, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना है। तो अंदर आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक डर सा फाइनल जब तक आप मसूरी नहीं पहुंच जाते हैं, दिमाग में कभी कभी रहता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं तो है। आप कितने दिन बाद मसूरी पहुंचे फिर उस रिजल्ट के, और फिर लोगों को बताया आपने? ये तो बिल्कुल डेट ना ऐसे छपी होती है दिमाग में तो मेरे को याद है कि 25 जून को हमारा रिजल्ट आया था और मसूरी 3 सितंबर को। तो पूरा जुलाई अगस्त 2 महीने के बाद आप होल्ड किया आपने, ये किसी को नहीं पता चले ये बात? हाँ नहीं, लोगों को बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाली बात नहीं हुई। लेकिन अभी होता है कई जगह, जैसे इसमें सत्यम गांधी की स्टोरी है जो समस्तीपुर बिहार से है। तो वो अपने गांव गया तो वहाँ इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, पूरा जुलूस निकला, पूरा भाषण हुए। तो गांव का लड़का पहली बार, हाँ वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे गांव के बाकी बच्चों को मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलता है। वो उसको फिर रोल मॉडल देखते हैं कि अरे ये तो हमारे यहीं पे हुआ था, यहीं हमारे साथ ही खेलता था, इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो हमारा भी हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस एक मिलता है। तो जब आपका हुआ तो मतलब लोगों ने पूछा होगा, जिनको नहीं पता होगा यूपीएससी क्लियर करना क्या होता है, तो किसी ने पूछा आपसे कि क्या काम करोगे, यूपीएससी तो हो गया, आप काम क्या करोगे, तब पूछा? सच बताइएगा ये वाली बात। नहीं, इसमें क्या होता है ना, गांव में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो मेरे को याद है कि एक मेरी ताई जी को जाके बताया कि आईएएस में हो गया है और अभी ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो उसने कहा बेटा ट्रेनिंग के बाद नौकरी तो मिल जाएगी ना तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि आपने अपनी ये कहानी का जिक्र इस किताब में किया है सर? बहुत थोड़ा सा ही किया है, क्योंकि मेरी कहानी बहुत पुरानी है। नहीं सर, आपकी कहानी भी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आप उस एरा में नहीं थे ना जब इंटरनेट था। आज तो इंटरनेट से हम पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लेंगे नोट्स। आपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे जब आपका कोई गाइड करने वाला नहीं था? क्योंकि आपने भी किसी को देखा, वो सिलेक्ट हो गया, तब आपने कैसे अपने लिए नोट्स प्रिपेयर किए? जब फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम क्लियर हुआ तब मेरे को उस समय ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी प्रीलिम के बियॉन्ड। जब प्रीलिम क्लियर हो गया तो एक सीनियर से पूछा कि भाई अब क्या करना है, प्रीलिम तो क्लियर हो गया। तो उसने मेरे को बोला दिल्ली जाओ। दिल्ली में एक दुकान का एड्रेस दिया, एक बुक शॉप का, कि इस बुक शॉप में जाना और उसको बोलना मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया है, मेरे को किताबें दे दो मेंस के लिए बस। तो मैं फिर हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ के दिल्ली आ गया। दिल्ली में उस शॉप पे गया। अब वो मेरे को ध्यान नहीं कहाँ होती थी वो शॉप, शायद जेएनयू में थी, करोल बाग में थी, कहीं पे वो दुकान थी एक। वहाँ जाके मैंने उसको बोला मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया भाई, मेरा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेरे को बुक्स और नोट्स दे दो। तो उसने मेरे को एक बड़ा सा बैग भर के बुक्स और नोट्स दे दिया, जो लेके मैं वापस अपने हॉस्टल चला गया हिसार में। और मैंने और कुछ नहीं पढ़ा, वही जो पूरा बैग एक भर के मैं लाया था दिल्ली से, वो बुक्स और नोट्स मैंने पढ़े और किसी से ज़्यादा गाइडेंस नहीं ली, तो उसी से सिलेक्शन हो गया। और सर अब जैसे बच्चों को कहा जाता है कि अखबार पढ़िए, इंटरनेट पे भी न्यूज़ पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स के लिए, आपने उस समय करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम जीके, तो क्या उस तरह से आपने कैसे उसको, क्योंकि आप हिसार के एक छोटे से शहर में थे, तो उसको कैसे आपने तैयारी की उसके लिए? कि मैं एक तो ये बताना चाहता हूँ जो एस्पिरेंट्स हैं ना, कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, वो नहीं लें। बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप सब कुछ पढ़ने लग गए तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमारे समय में तो इंटरनेट, गूगल कुछ नहीं होता था, तो हम तो एक अखबार लेते थे, उसको अच्छे से पढ़ते थे सब डेली, 1 डेली न्यूज़पेपर प्लस 1 मंथली मैगजीन। और वो कौन सी मैगजीन थी सर उस समय? उस समय तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी, अब तो बहुत सारी मैगजीन आती हैं जी, एक प्रतियोगिता दर्पण भी आती थी। तो एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर पर पढ़ना अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, 2-3 अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो इतना समय ही नहीं मिलता है, इतना कम समय होता है, इतना बड़ा सिलेबस होता है। तो आपको एक न्यूज़पेपर कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन स्पेशली जो बच्चे इस मेरी बुक में हैं 7 हीरो, उन्होंने या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा या हिंदू पढ़ा। अच्छा।
तो एक न्यूज़पेपर और एक कोई भी मंथली मैगजीन, आजकल आती हैं बहुत सारी मैगजीन, कोचिंग सेंटर्स की भी वेबसाइट पे मैगजीन होती हैं, तो एक मैगजीन पढ़ लीजिए। और ये क्यों पढ़ना चाहिए वो भी बताइए सर, क्योंकि पढ़ते नहीं, तो सारे लोग करंट पढ़ते हैं। अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सिविल सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जी। क्यों? एक तो जो करंट अफेयर्स पार्ट है सिलेबस का, उसमें करंट अफेयर्स आता है, बिल्कुल। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी कई बार करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड होते हैं, उनका ओरिजिन वहाँ हो जाता है। मान लीजिए कि कोई हिस्टोरिकल नई साइट डेवलप हुई जिसका अखबार में आया है, तो वो करंट अफेयर्स से उसको क्वेश्चन को पकड़ेगा और हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा वो। या कोई क्लाइमेट पे कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें कुछ कुछ बातें हुई जो एनवायरनमेंट को, डिज़ास्टर को रिलेटेड हैं, तो वो करंट अफेयर्स का भी सब्जेक्ट एक तरह से एनवायरनमेंट का भी सब्जेक्ट है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस एरिया में कुछ नई चीज़ हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, कोई और नया एक्ट आ रहा है, तो वो आपका बेसिक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस पब्लिक रिलेशन का है, लेकिन आपको इंस्पिरेशन वो उसकी करंट अफेयर्स से हुई। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों स्टेज ऑफ एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, और इंटरव्यू तो है ही ऑब्वियसली। तो आप उसके नोट्स बना देते फिर? नहीं। हाँ, करंट अफेयर्स के मैं इंपॉर्टेंट चीज़ के नोट्स बनाता था, क्योंकि नहीं तो अखबार तो आपने पढ़ लिया और उसके बाद तो अखबार रोज़ तो नहीं पढ़ सकते। सो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ वर्दी चीज़ लगी, आपको पुराने पेपर देखने चाहिए जी। जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो अखबार, तो हर अखबार आजकल आएगा 18-20 पेज का, 22-25 पेज का, तो आप पूरा अखबार तो नहीं पढ़ सकते, पूरे अखबार को याद भी नहीं कर सकते पूरा। तो पूरे न्यूज़पेपर में सारी जो न्यूज़ है उसकी वैल्यू नहीं होती है। स्पेसिफिक आपको देखना है कौन सी न्यूज़ ऐसी है जिसके बारे में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ को नहीं पूछा जाता है, सिटी स्पेसिफिक न्यूज़ है या स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है उसको नहीं पूछा जाता है, नेशनल इंटरनेशनल। तो कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, या स्पोर्ट्स एरिया में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में है, या फिल्म में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में है, या कुछ नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, कोई नया कानून आया है, नई स्कीम आई है, इस तरह की चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली पढ़ना पड़ता है। तो सर, जब आप ये सब कर रहे थे और आपने जो 7 केस स्टडीज़ ली हैं अपनी किताब के लिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज है, तो ये लोगों ने भी क्या स्पेसिफिक एक ही डायरेक्शन में अपना रखा कि हम इतने ही इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, इतने को ही पढ़ेंगे, या उन्होंने कोई और रास्ता अपनाया? नहीं, सक्सेस का यही मंत्र है कि आप पहली बात सिलेबस पे रिस्ट्रिक्ट रहिए, सिलेबस के बियॉन्ड नहीं जाना है। तो इसलिए सिलेबस जो है वो आपका मेन, यू कैन से वट एवर, कि मेन गाइडिंग प्रिंसिपल सिलेबस है। जो वर्ड सिलेबस में लिखा है, जो लाइन लिखी है, उसी को उतना ही पढ़ना है, वही टॉपिक्स पढ़ना है, अदरवाइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और सिलेबस में भी जब पढ़ना है तो सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इतने हैं, इंफॉर्मेशन का अब्यूंडेंस है ना, तो उसमें से आप सारा चीज़ पढ़ने लग गए तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको अच्छा गाइडेंस लेके, किसी से, आप मेरी बुक से भी ले सकते हैं, पर अच्छी गाइडेंस लेके केवल स्पेसिफिक किताबें ही पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक टॉपिक पे आप 3-3, 4-4 किताबें पढ़ रहे हैं। 1 या 2 सोर्स से ज़्यादा एक टॉपिक पे मत पढ़िए। तो क्या आप एडिटोरियल्स भी पढ़ा करते थे उस समय? उससे थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू भी होता है। देखिए, जो व्यूज़ आते हैं ना, वो उसका थोड़ा बहुत आता है, वो आपका एनालिसिस जो करना होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। एडिटोरियल मेरे को लगता है ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन आपका एक व्यू बनता है। हाँ, व्यू बनता है, पर बहुत व्यू पूछा नहीं जाता है। जी। प्रीलिम तो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव है, उसमें तो कोई व्यू पूछा ही नहीं जाता है। मेंस में भी आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पे ही लिखना होता है। इंटरव्यू में हो सकता है आपको अपना व्यू देने के लिए बोलें, क्योंकि वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इंटरव्यू आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज तो टेस्ट होगी प्रीलिम में, नॉलेज टेस्ट होगी मेंस में। इंटरव्यू में तो आप कैसे हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है। इसलिए इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट बोलता है यूपीएससी, इंटरव्यू नहीं बोलता है। हम लोग इंटरव्यू बोल देते हैं। तो सर, अब आपने ये बात छेड़ी, तो आप जब इंटरव्यू देने, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट देने गए,
तो पहली बार तो आपने कहा कि नहीं हुआ, तब आप थोड़ा सा घबराए होंगे। दूसरी बार में बिल्कुल घबराया था। क्या हो रहा था सर? Natural है सुबह घबराना। सुबह जैसे अगर दोपहर में है तो फिर क्या हो रहा था? नहीं देखिए, वहाँ पे यूपीएससी में आप जाते हैं, यूपीएससी बिल्डिंग में ही इंटरव्यू होता है जी तो कई सारे बोर्ड पैरेलल होते हैं। तो आपके ग्रुप में नॉर्मली 6 बच्चे होते हैं। जी हमारे टाइम भी 6 थे, अभी भी मैंने बच्चों से पूछा 6 होते हैं एक सेशन में, 6 सुबह 6 शाम में, और ऐसे बहुत सारे बोर्ड चलते हैं। तो वहाँ जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दूसरे बच्चे होते हैं उनसे आप मिलते हो, बात करते हो, और फिर आपको आपकी टर्न आने से थोड़ा पहले इंटरव्यू रूम के बाहर में वेट करने के लिए बोला जाता है। तो वो स्टेज में लोग नर्वस होते हैं क्योंकि पहले आप पहुँचे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तब आपका ध्यान बटा रहता है। फिर आपको 4-5 लोग और मिल गए जिनसे आप थोड़ी हेलो हाय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ध्यान इतना नहीं रहता। लेकिन जब आप उसमें बैठे हैं इंटरव्यू रूम के बाहर, वो जो 5-6-10 मिनट जो आपके होते हैं उसमें थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। तो सर उस कुर्सी से अंदर वाली कुर्सी के बैठने तक का जो कदम होता है, क्या वो सही में भारी हो जाता है? बिल्कुल भारी हो जाते हैं। पर इसमें मैं एक और बात बताऊंगा जो मेरे को इन यंग बच्चों ने बताई, हाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल मॉक टेस्ट का बहुत जमाना है। हाँ हर कोई एस्पिरेंट 5-6 मॉक टेस्ट देता है जिसका भी इंटरव्यू कॉल आता है। और मॉक टेस्ट के जो रूम्स हैं, इंटरव्यू रूम, वो बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। वो जब आप चल के जाते हैं तो आप 15 कदम चल रहे हैं। बहुत बड़ा रूम है जिसमें कि 10 कैमरे लगे हुए हैं, बहुत बड़ा सा टेबल है जिस पे 5-6 लोग बैठे हैं। लेकिन एक्चुअल जब इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय वो इतने कदम नहीं चलना पड़ता। यूपीएससी के जो रूम्स हैं काफ़ी छोटे हैं कंपेरेटिवली। तो आप दरवाज़ा खोलेंगे और सामने एक कुर्सी रखी है जिस पे आपको बैठना है, और एक छोटा टेबल है जिसके आसपास 4-5 लोग बैठते हैं, और आपको वहाँ जाना है। तो बहुत लोगों ने ये बताया मेरे को इंटरव्यू में कि वो पहले घबरा गए जब उन्होंने रूम में एंटर किया, यूपीएससी रूम में इंटरव्यू के लिए। उनको लगा कि गलत कमरे में आ गए। अच्छा, क्योंकि वो इतना इलेबोरेट था ही नहीं। उनको लगा कि इस कमरे के बाद एक और कमरा है शायद जहाँ हमें जाना है। अच्छा, इनसे मिलते मिलाते वेरिफिकेशन करने जाना, क्योंकि मॉक टेस्ट में बड़ा तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मॉक टेस्ट के कमरे बहुत बड़े होते हैं, बहुत कैमरे शैमरे हाई फाई होते हैं, लेकिन एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू का कमरा बहुत सादा होता है। तो वो थोड़ा डिफरेंट माहौल होता है। और दूसरा, यूपीएससी मेंबर्स या जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बहुत कोर्डियल होता है। वो आपको ऐसे खिंचाई नहीं करता है, आपको ह्यूमिलेट नहीं करता है, आपको कुछ ऐसे नुक्ताचीनी नहीं करता है। वो बहुत आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी रियल पर्सनालिटी का पता चले। मॉक टेस्ट में कई बार होता है थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं बोर्ड मेंबर्स, या थोड़ा उसको क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं। पर यूपीएससी में बहुत ही कोर्डियल वे में अच्छे से इंटरव्यू होता है। तो सर जब आप ट्रेनिंग में चले गए, अब आपकी ट्रेनिंग हो गई और आपके नाम के आगे IAS लिख दिया गया, हाँ। तो जब आपने पहले हस्ताक्षर किए तो उस समय क्या फीलिंग थी? सच बताइएगा। और वो कहाँ था, कहाँ पे ज्वाइनिंग थी अभी, वो फीलिंग बस समझना है मुझे कि कैसे लगा होगा आपको उस समय। नहीं देखो, पहला हस्ताक्षर करने का समय आने तक तो 1 साल लग जाता है, क्योंकि आपका पहले रिजल्ट आया, 2-3 महीने बीच में गैप हुआ, फिर आप ट्रेनिंग के लिए गए। ट्रेनिंग में तो आपको हस्ताक्षर नहीं करने होते। शुरू में जो है आपका 9 महीने मसूरी में ट्रेनिंग होती है, वहाँ तो आपका क्लासरूम टाइप ही होता है ना। वो आपको लगता है कि आप वापस कॉलेज आ गए। इनफैक्ट वो बिल्कुल कॉलेज का ही माहौल रहता है। आपके इतने सारे दोस्त हैं, गेम्स हो रहे हैं, पीटी हो रही है, हॉर्स राइडिंग हो रही है, तो वहाँ आपको कुछ हस्ताक्षर नहीं करने होते। पहला हस्ताक्षर का समय आएगा जब आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में भी जब आपको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है, जैसे आपको BDO का चार्ज मिल गया, या तहसीलदार का चार्ज मिल गया, SDM का चार्ज मिल गया, उस समय होता है। तो कुछ लोग को थोड़ा घबराहट भी हो सकती है पहले हस्ताक्षर में, लेकिन ये 1 साल के पीरियड में आपको अंदर फीलिंग सिंक इन हो जाती है कि तो आप अंदर से IAS अफसर की अंदर भूमिका में आ चुके होते हैं। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में भी शुरुआत में ही चार्ज नहीं मिलता है, तो आपने पूरा देख लिया होता है। आपको वो जो आपके अंदर जो डर होता है शुरुआत का, वो निकल जाता है 1 साल में।
तो इसलिए ऐसा फर्स्ट मेरे को तो याद नहीं कि पहले हस्ताक्षर कब किए गए थे और उस समय क्या फील हो रहा था, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उससे पहले आप फॉर्म भरते हो, वहाँ पे भी आपके नाम के आगे IAS लिखा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर जब आपकी पहली पोस्टिंग आई तो आपने क्या सोचा, मतलब पहले कार्डर मिला आपको, फिर उसके बाद पोस्टिंग आई, तो उस समय दिमाग में क्या चलता है सर कि कार्डर यही वाला चाहिए था, यही मिल गया, ये ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो कुछ ही लोग को मिलता था होम कार्डर, अभी भी कुछ ही लोग को मिलता है। हमारे समय में भी 1/3 जो लोग हैं उनको होम कार्डर मिलता था और 2/3 को बाहर जाना होता था। तो जब कार्डर आता है तो बड़ी अलग अलग मिक्स्ड फीलिंग होती है लोगों की। किसी को अच्छा मिलता है, परसेप्शन है, सब तो परसेप्शन ही है, सब परसेप्शन है, ठीक है। किसी के लिए कोई कार्डर अच्छा है वही दूसरे आदमी के लिए बुरा हो सकता है। तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग रहती है। कई लोग बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, कई लोग बहुत खुश होते हैं, कई लोग बिल्कुल बीच बीच में होते हैं कि हाँ भाई इससे बुरा भी हो सकता था चलो ये मिल गया, यही अच्छा है। तो मेरा जो अगमुट कार्डर है, हालांकि मैं चाहता था कि हरियाणा कार्डर मिले, हर कोई चाहता है कि होम कार्डर मिले, और आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि आपको होम कार्डर मिले। तो मेरे को अगमुट कार्डर मिला था तो मेरे को खुशी थी, क्योंकि दिल्ली उसमें आता है तो ज़्यादा समय लोग दिल्ली में रहते हैं, और दूसरा मेरे को था कि बहुत जगह घूमने का मौका मिलेगा, क्योंकि इतना डाइवर्स कार्डर है अगमुट कार्डर। आप देख लीजिए आजकल तो कश्मीर से लेके नीचे पुडुचेरी, और इधर में आप अरुणाचल से लेके वेस्ट में गोवा, और बीच में चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पहाड़ भी हैं, समुद्र भी है, प्लेन भी है, तो बहुत वैरायटी है हमारे कार्डर में। तो मेरे को तो अच्छा लगा। तो सर आपकी पहली पोस्टिंग मिजोरम? मेरी पहली पोस्टिंग मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और फिर दिल्ली आए आप? हाँ, 5 साल बाद दिल्ली आया। और जब आप दिल्ली आए तो आप बने DC, जो कि गांव के लोग सोचते हैं कि DC बन गया है। बिल्कुल। तो वो वाली फीलिंग कैसी है कि सब जब गांव गए तो बोले कि DC आ गया? नहीं, DC तो मैं अरुणाचल में बन गया था 1999 में। ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से मेरी शुरुआत हुई, फिर तवांग में भी मैं DC था, तो 3 साल अरुणाचल में DC रहा और यहाँ पे दिल्ली में DC रहा। तो ऑब्वियसली जो हमारा रूरल बेल्ट है, हरियाणा है, पंजाब है, इसमें DC IAS ऑफिसर मतलब DC, हाँ, या DC मीन्स IAS ऑफिसर। तो आप जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, चाहे सरकार आपको SDM लगाए या सरकार आपको ट्रेनिंग में भेजे, आपके गांव के लिए आप उसी दिन DC बन जाते हैं। तो और जब तक आप रिटायर नहीं होते, चाहे आप चीफ सेक्रेटरी बन जाओ, चाहे आप कमिश्नर बन जाओ, आप DC ही रहते हो गांव के लिए। तो अभी भी अगर मैं गांव जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि वो DC आ गया। तो वो फीलिंग मिक्स फीलिंग होती होगी सर कि मैं यहाँ पहुँच गया लेकिन अभी भी मुझे वही मानते हैं। हाँ, तो लेकिन वो है उनके लिए, क्योंकि क्यों है ऐसा? देखो, उनकी DC डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज है, उनका डे टू डे हर गांव वाले के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है वो DC है। कुछ भी प्रॉब्लम है, नहर में पानी नहीं आ रहा, या कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया है, या कोई स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो जाएंगे तहसीलदार के पास, फिर SDM के पास। लेकिन जो सबसे टॉप जो ग्रीवांस रिड्रेसल है या जो उनकी समस्या हल कर सकता है वो DC है। तो फेस ऑफ द गवर्नमेंट DC है, इसलिए गांव वालों के लिए आप हमेशा DC ही रहते हो। तो सर जब आप इतने अलग अलग रीजन में गए, जैसे मिजोरम और अरुणाचल दोनों बगल बगल में, लेकिन बहुत ही वास्ट अलग है एक तरह से, टेरिटोरियल भी अलग है, फिर आप दिल्ली आते हैं, पुडुचेरी भी गए आप गोवा में भी रहे, तो सर ये सब जब आप जाते हैं इन जगहों पे तो इनकी प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं, इनको टैकल करने का तरीका भी अलग होता है, भाषा भी कई जगह अलग होती है, तो इसको कैसे टैकल करना चाहिए? एक IAS बनने के बाद की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, एस्पिरेंट के बाद वही है। देखो, स्केलिंग माउंट UPSC तो है, लेकिन ये माउंट UPSC तो एक पड़ाव है, मैं बोलूँगा। उसके बाद बहुत सारी और ऊंची ऊंची माउंटेन है जिसको आपको सर्विस में आके स्केल करना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। भाषा का चैलेंज स्पेशली शुरू में आता है लोगों को, जिनके मेन कार्डर हैं उनको भाषा, जब जैसे ही कार्डर अलॉटमेंट होता है वैसे ही भाषा सिखाने की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, मसूरी में ही शुरू हो जाती हैं। किसी को तमिलनाडु कार्डर मिला तो तमिल सीखना वो वहीं पे शुरू कर देता है, तो वो थोड़ा टफ होता है। इसलिए लोग कार्डर में भी थोड़े खुश होते हैं या नाराज़ होते हैं, इसीलिए कि उनको नई भाषा सीखनी पड़ेगी। तो पहला चैलेंज होता है लैंग्वेज। ये बहुत लोगों के साथ है, क्योंकि मसूरी में भी पूरी तरह से पारंगत नहीं हो सकते भाषा में, थोड़ा ही आता है टूटी फूटी। फिर आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाते हैं, उस समय आपको
इनिशियली प्रॉब्लम होती है, मीटिंग्स में आपको बातें समझ में नहीं आती हैं, पब्लिक जो आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रही है वो आप समझ नहीं सकते हो, या आपके पास पिटीशन या एप्लीकेशन लिख के आई है वो आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप अपने स्टाफ की मदद से धीरे धीरे अपनी भाषा को ठीक करते हैं। दूसरा होता है कल्चर। कल्चर हर जगह का अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मान लीजिए हरियाणा का आदमी है, वो थोड़े स्वभाव से बोलने से ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि खड़ी बोली होती है। खड़ी बोली है। तो अगर वैसा दूसरे कल्चर में जाएगा तो उसको वो सीखना पड़ेगा, नहीं तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उनको लगता है कि ये डांट रहा है जबकि उसका इंटेंशन नहीं होता है। तो ये चैलेंज शुरुआत के 2-3 साल में टफ चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा जब आप एक्चुअल काम करने जाते हैं उस समय आप जैसे प्रेस के लोगों से कैसे डील करना है या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से कैसे डील करना है, या अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रोटेस्ट हो गया, अब उसमें क्या करें, या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई उसमें क्या करें। तो धीरे धीरे ऑन द जॉब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिससे आप सीखते हो। सर अब जो बच्चे आपने 7 का केस स्टडी किया, लेकिन इनके सामने भी एक प्रॉब्लम ये होती है ना सर कि एक तो लैंग्वेज, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, ये कई बार ना कन्फ्यूजन हो जाता है। अब अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं लेकिन आप उसको कैसे करें, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? नहीं, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज तो बहुत सिंपल है, उसमें इतनी दुविधा नहीं होती। हिंदी इंग्लिश भी हो जाता है। देखो, आपको क्वालिफाइंग लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग है, आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है जी। तो आपको केवल 33% मार्क्स लेने होते हैं, और वो भी आपका 10th 11th के लेवल का ही सिलेबस आता है उसमें। तो नॉर्मली लोग जिस भाषा में पढ़े हैं, एक भाषा तो वो है, चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ा तो मेरी इंग्लिश है, दूसरा जो उनकी मदर टंग होती है या जो ज़्यादा जानते हैं वो भाषा ले लेते हैं, उसमें कठिनाई आती है। जैसे इसमें भी है कि जो कश्मीरी बच्चा है मेरा यहाँ पे, वसीम अहमद भट्ट जिसकी स्टोरी है, उसको उर्दू उसने ली थी सेकंड लैंग्वेज, तो लेकिन उर्दू बहुत साल से पढ़ी नहीं थी, तो फिर उसने अपनी छोटी बहन की हेल्प ली, उससे अपनी पढ़ाई शुरू की। लेकिन भाषा में बहुत सिलेक्शन में दुविधा नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑप्शनल का सिलेक्शन। हाँ। हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल होते थे तो दुविधा डबल थी। अभी एक ही ऑप्शनल होता है, तो एक दुविधा तो अभी भी है। वो उस दुविधा को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट पढ़ा ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट की। लेकिन आप उसमें कितना कंफर्टेबल हैं, क्या इतना बड़ा सिलेबस उसमें कर पाएंगे, क्या वो स्कोरिंग है सब्जेक्ट, पहली बात तो क्या वो यूपीएससी के लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में है, क्या वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है, उसका सिलेबस कितना बड़ा है। और उसके बाद में ये भी होता है कि कई बार बुक्स अलग अलग होती हैं, बहुत वाइड सब्जेक्ट होते हैं ना, तो आपको बहुत ध्यान से सब्जेक्ट चूज़ करना है। इसमें मैंने इस बुक में लिखा है जी, जैसे इसमें लविश ओडिया है, लविश ओडिया मैकेनिकल इंजीनियर है आईआईटी बॉम्बे से, तो उसको लगा कि मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन लेता हूँ, बहुत सिंपल चॉइस है। लेकिन बाद में उसको थोड़ा दुख हुआ कि उसने देखा कि ये तो इतना बड़ा सिलेबस है, मेरे आईआईटी में तो इससे आधा ही पढ़ाया गया था। या उसने बोला कि आईआईटी में तो प्रोफेसर बोलते थे फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ो, यहाँ तो यूपीएससी में रिकमेंड होता है कि आप जो है इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़िए। तो उसको बाद में थोड़ी कठिनाई आई तो, लेकिन वो उसमें लगा रहा और उसी से उसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन दूसरा एक स्टोरी है भरत सिंह ने पहले ज्योग्राफी लिया, उसको लगा कि ये इंजीनियरिंग से मिलता जुलता है, बहुत सारी टर्म्स इंजीनियरिंग की हैं इसमें, अच्छा रहेगा। लेकिन 2 अटैम्प्ट देने के बाद उसको लगा कि नहीं, मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है ज्योग्राफी में, तो उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करके पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस लिया। तो उससे बहुत आपका समय का वेस्टेज होता है, एफर्ट का वेस्टेज होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको बहुत सोच समझ के लेना है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, जिसका सिलेबस मैनेजेबल हो और जिसका थोड़ा बहुत ओवरलैप जनरल स्टडीज़ से हो, ताकि आपका और एफर्ट थोड़ा कम देना पड़े। हाँ सर, अभी के बच्चे मैंने देखा है कि मैं जैसे दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका हो गया, मुखर्जी नगर, जहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वहाँ पे लाइब्रेरीज में मैंने देखा है बहुत घंटों पढ़ते रहते हैं। तो सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको टाइम इतना कम मिलता है कि आपको एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है इसमें। बहुत सारे बच्चे टाइम का लॉग रखते हैं कि मैंने आज कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे की। तो इसमें सत्यम गांधी है, वो बहुत अच्छे से मेरी बुक में जो स्टोरी है, वो हर दिन शाम को पूरा हिसाब लगाता था कि मैंने टाइम कहाँ लगाया, कहाँ मैंने समय दिन में बर्बाद किया,
कौन सा समय है जिसको मैं बर्बाद मेरे को नहीं करना चाहिए था, यूज़फुल यूज़ करना चाहिए था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका उस समय में सर्कल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल, क्योंकि फ्रेंड्स होंगे तो समय देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका सोशल मीडिया, नॉर्मली सब लोगों ने सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दिया था तैयारी के दौरान। तो बहुत यूज़ जहाँ आप कर रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको सोशल मीडिया भी अवॉइड करना चाहिए। ये सब आपके टाइम को खाते हैं। जो टाइम आप यूज़ कर सकते हो अपने सिलेबस को पूरा करने में, रिवीजन करने में, मॉक टेस्ट देने में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में, वो समय फिर इस तरह की चीज़ों में चला जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है कि आपका समय कहाँ लग रहा है, और समय का एक बार रिव्यू ज़रूर करना है दिन के आखिर में कि आज मैंने इतना घंटे पढ़ाई की और इतना घंटा कुछ और किया, उसमें से मैं क्या समय पढ़ाई में लगा सकता था। सर राइटिंग के लिए, क्योंकि आपको इनिशियली तो प्रीलिम्स और मेंस में तो राइटिंग ही है इम्पोर्टेंट, तो उसमें क्या टिप्स आप देंगे कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए कि पेपर को कैसे पहले आपको समझना पड़ेगा, लिखना भी है और उसको क्लियर भी करना है। देखो, तो वो प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रीलिम्स में आपको लिखना नहीं है। नहीं, मतलब कि उसको कैलकुलेट कैसे करें कि वो कैसे अटेम्प्ट करना है उसको। मैं बताता हूँ। पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट खूब देने चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो मॉक टेस्ट में। रियल लाइफ एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट देना चाहिए, मतलब जैसे एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट होता है वैसे में मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, तो जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगी अटेम्प्ट करने की। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब पेपर कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन आते हों वो आप फटाफट करते जाइए। किसी क्वेश्चन में अटक के मत बैठिए। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी, आपने जल्दी में नर्वसनेस में गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस पे आए तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम आपका बेटर होगा। जितना आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, जो ट्रिकी लग रहे हैं, तो आपका अच्छा मैनेज आप समय कर पाएंगे। दूसरा है मेंस। मेंस में तो आपको डिटेल आंसर लिखना है। तो उसमें जो मेरे को इन बच्चों ने टिप्स ये बताई हैं, एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन आपको अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप अपना टाइम पहले ही एलोकेट कर लें कि मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इसमें 10 मिनट लगाऊंगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 मिनट लगाऊंगा। तो इस तरह से पहले ही आप अपना प्लान करके रखें। आपको ये पता रहता है कि कितने नंबर कितने मार्क्स के होंगे, 10 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, 5 नंबर के कितने हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं। तो उस हिसाब से पहले ही आप रखें और उसी को बाय द क्लॉक करें कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपने सोचा है कि मैं 10 से 12 मिनट लगाऊंगा, तो कोशिश करें कि 12 मिनट में वो ख़त्म हो जाए। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टाइम को मैनेज करिए। हाँ, क्योंकि वो मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट होता है, वही आपके एट द एंड हाँ बिल्कुल, वो सब हेल्प करता है। हर क्वेश्चन को आप पूरे पेपर को मैनेज करने की बजाय मेंस में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टाइम मैनेज करिए कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को 4 मिनट ही लगाने, इसमें इससे ज़्यादा नहीं लगाने। तो कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात। अब अगर आप देखें ना सर, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आप भी जब कहीं इंस्टीट्यूट्स में जाते होंगे, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके समय तो था ही नहीं, बहुत कम थे। तो जब लोग बच्चे वहाँ पे मैं देखता हूँ वो पढ़ने के बाद वो लाइब्रेरी में बैठ के घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं। क्या वो सही है या उसमें कुछ बेटरमेंट हो सकता है कि आपको इतना ही टाइम देना चाहिए, आप इतनी देर लाइब्रेरी में इस सब्जेक्ट को पढ़ें और इसका रिविजन करते रहें? देखो, ये ना अपने नेचर पे है सब पे। कुछ बच्चों का टाइम स्पैन कम होता है। मेरे इस बुक में मिन्नू पीएम का बहुत ही अटेंशन स्पैन बहुत कम था, तो वो एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ती थी थोड़ा थोड़ा समय। अच्छा। क्योंकि एक सब्जेक्ट से बोर हो जाती थी। लेकिन दूसरे बच्चे हैं जो कहते थे कि नहीं, हम 10 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पहले ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो ये सबका इंडिविजुअल होता है। दूसरा, सिटिंग कैपेसिटी भी लोगों की इंडिविजुअल होती है कि अगर कोई होता है जो एक साथ 3 घंटे भी लगातार पढ़ सकता है। आपको देखना है कि आपकी रिटेंशन पावर कब ख़त्म हो रही है, आपका जो अटेंशन स्पैन कब ख़त्म हो रहा है, तो उस पर वर्क करना है। उसको थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस से। लेकिन दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत रिग्रेस एग्ज़ाम है। 5-6 महीने तो बहुत ही इंटेंसिव स्टडी करनी होती है। तो उसमें अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो आपको
काफ़ी समय वेस्ट होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा समय रोज़ाना रखें अपना रिलैक्स करने के लिए, मेडिटेशन करें या एक्सरसाइज करें या वॉक करें या योगा करें, तो कुछ समय अपने लिए ज़रूर रखें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। खाना ठीक से खाएं, नींद बिल्कुल, मतलब बहुत सोना भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मेरे को लगता है ऑप्टिमली 11 से 12 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी जो कंसंट्रेशन के साथ, तो इनफ है। सर एक सवाल ये भी है कि मतलब आपने कहा कि ये आराम करें, तो कितना आपके हिसाब से है कि अब ये मेंटली एक इंडिविजुअल पर सब्जेक्टिव है कि ये इसका इतना अलग हो सकता है, लेकिन आप जब पढ़ रहे थे तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करते थे और आराम कितना होता था, पढ़ाई कितनी होती थी? मैं डेली कैलकुलेट करता था। अच्छा, आप भी कैलकुलेट? हाँ, मैं भी वही करता था। मैं बिल्कुल एक लॉग मेंटेन करता था कि मैं 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ा, फिर 10:30 से 12 बजे तक पढ़ा। तो मैं मिनट टू मिनट ये नोट करता था और दिन के एंड में एनालाइज भी करता था कि आज इतना आवर्स पढ़े। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सली यही स्ट्रेटजी अप्लाई हो, अलग अलग पे अलग अलग होता है। कुछ लोग आवर बेस्ड स्टडी नहीं करते, वो टारगेट बेस्ड करते हैं कि 4 चैप्टर्स करने हैं। हाँ, उनका होता है कि आज मेरे को ये 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, तो चाहे कितनी भी लग जाए रात या कितना भी समय लग जाए, मैं ख़त्म ही करूँगा। तो कुछ लोग टारगेट बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, कुछ लोग समय के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो सबका इंडिविजुअल अप्रोच है, लेकिन ऑनेस्टली स्टडी करनी है, इम्पॉर्टेंट ये है। ऐसे नहीं है कि किसी और को दिखाने के लिए आप पढ़ रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि आप डेली में कंफर्टेबल उसमें है कि इतने घंटे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है, उसमें जिसमें आप कंफर्टेबल है, वो नहीं है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा उसको स्ट्रेच करिए। थोड़ा तो आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी अगर आपको क्रैक करना है तो। सर शुरू में आपने एक बात कही थी कि ऐसा भी एक वक्त आता है जब लगता है कि यार ये मुझसे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन हर एक एस्पिरेंट के उसमें आता है। हाँ, आपकी किताब में भी 7 लोग हैं, उनके इसमें भी आया होगा और आपकी लाइफ में भी ऐसा बिल्कुल। एक बार आता होगा, कहीं आया होगा उस समय। तो वो पीरियड ऐसा कब लगता है और उसमें उसको कैसे कोप अप करना चाहिए? क्योंकि सबको लगता है ना कि यार मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका या तीसरा अटेम्प्ट हुआ, नहीं हो रहा है, अंदर से फीलिंग भी आ रही है, लो भी हो रहा है आदमी। वो कैसे? वो देखिए, हर एस्पिरेंट की प्रिपरेशन जर्नी में आता है। उसके लिए एक तो फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा जब भी लो फील आए तो फैमिली साथ रहे। ऐसा है कि मैं बोलता हूँ कि ये एग्ज़ाम पूरी फैमिली का मिशन है। बच्चे का, क्योंकि वो एडवर्स कंडीशन में है, इतने स्ट्रेस में रहता है, तो फैमिली को पूरा सपोर्ट देना चाहिए, उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए, उसका कंफर्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, 1-2 दोस्त ज़रूर होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही कट ऑफ होके कर रहे हैं तो ऐसे फेजेस में आपको थोड़ा और मुश्किल होगी। तो आपको शेयर करने के लिए, बातें करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पीयर ग्रुप में 1-2 दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ ना कुछ एक एंकर रखना चाहिए। कोई फिल्म है या कोई बुक है, कोई स्टोरी है, जिससे आप मोटिवेट हो जाएं, री एनर्जाइज हो जाए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, तो उनको ज़रूर रखना है। और चौथा, प्रेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्ज़ाम सारे दे रहे हैं, 10 लाख लोग दे रहे हैं, ठीक है, 5 लाख लोग सीरियसली दे रहे हैं, कितने हज़ार का, 15-20 हज़ार का प्रीलिम भी क्लियर हो रहा है, 3,000 का मेंस भी क्लियर हो रहा है। तो आपके लेवल के बहुत लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके लेवल के भी बहुत लोग हैं, लेकिन एक आध कुछ किसी चीज़ में नंबर कम आने से वो नहीं सेलेक्ट हो पाए। किस्मत फैक्टर। तो आपको ये किस्मत फैक्टर भी एग्ज़ाम में है। तो आपको हमेशा ये जिसका सिलेक्शन हो गया है उसको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि मेरे जैसे दूसरे लोग भी थे, मेरे जितनी ही मेहनत कर रहे थे, हो सकता है मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मेरे जितने ही इंटेलिजेंट थे, हो सकता है मेरे से ज़्यादा भी इंटेलिजेंट हो, उनका नहीं हुआ, द गॉड ब्लेस्ड मी, मेरा सिलेक्शन हुआ, सारी चीज़ें ठीक हो गई तो सिलेक्शन हो गया। तो वो ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो इवन प्रिपरेशन के दौरान भी 2-4-5 मिनट आपको गॉड को ज़रूर याद करना है। आपका आया था कभी सेकंड, जब फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में आपको भी लो फील हुआ और आपने किस दोस्त का सहारा लिया? नहीं, ऑब्वियसली मेरे को भी होता था और मैं फिर ये करता था कि
1 महीने में जब ऐसा स्टेज आने लगती थी तो आधे दिन के लिए अपने गांव चला जाता था। अच्छा। वहाँ पे जाके फैमिली से बात की, नाना जी नानी जी थे उनसे बात करता था, थोड़ा बाकी फैमिली मेम्बर्स से बात करता था। वो कहते थे हाँ कैसा चल रहा है, तो उनसे बातें करके वापस मेरे को एनर्जी आती थी। तो फिर मैं वापस आके फिर 1 महीने तैयारी करता था। अब आपसे कोई आता है मदद मांगने की, सर हम यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए? आते हैं बीच में बच्चे, मतलब रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स के बच्चे हैं। हालांकि हम लोग तो पुराने हो गए थे गाइडेंस देने के लिए। नहीं सर, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, आप पुराने नहीं हैं। नहीं, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हुआ है। ऑप्शनल हमारे समय 2 होते थे, अब 1 है। हमारे समय ऐसे 1 होता था, अब 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए हैं। हमारे समय में इथिक्स का पेपर नहीं होता था, अब शुरू हो गया है। तो जहाँ तक एग्ज़ाम पैटर्न की बात है, हमारे समय में अलग था। लेकिन अब इन 7 बच्चों से बात करके मैं बिल्कुल अपडेटेड हूँ कि अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो लेकिन जो जनरल मोटिवेशन है, जनरल स्ट्रेटजी है, जनरल जो गुर मैं बोलूँगा वो है, वो बच्चों को कोई भी आदमी किसी भी स्टेज पे हम दे सकते हैं। और मैंने भी बहुत बच्चों को गाइड किया। सर आपने इस किताब से पहले भी किताब लिखी, तो ये किताब लिखने का शौक कोविड के दौरान आपने डेवलप किया या आपको लगा कि यार ये किताब भी लिखनी थी, आईएएस के चक्कर में रह गई? देखो, कई बार ना छोटे छोटे इंसिडेंट आपसे थोड़ा बड़ा काम करा लेते हैं। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे दिल्ली सरकार में था तो मेरे बाद एक मेरा दोस्त आया उसी पोजीशन पे। तो उसने मेरे को कहा कि तुम नोट्स बहुत अच्छे लिखते हो फाइल में, तुम कुछ लिखा करो। तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया। ठीक है, नहीं मेरी बुक में भी है। मैं बताऊंगा कि मिन्नू पीएम जो है केरला पुलिस में जूनियर क्लर्क है, पुलिस हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है। तो वो अच्छा काम करती थी, मेहनत से करती थी। उसको 1-2 आईपीएस ऑफिसर्स ने बोला कि तुम सिविल सर्विसेज क्यों नहीं लिखती हो, तुम्हारा इतने अच्छे नोट्स हैं, तुम्हारे इतना अच्छा एनालिसिस है। तो वो उससे मोटिवेट हुई। तो पहला मोटिवेशन आया उसी से आया, वो कॉन्फिडेंस जो मिला उससे आया। तो मेरे लिखने में भी मैं कह रहा हूँ कि दोस्त ने बोला कि तुम्हारे नोटिंग तो बहुत अच्छी होती है फाइल में, तुमको तो कुछ लिखना चाहिए। तो उससे एक दिमाग में हुआ कि कुछ लिख सकते हैं। लेकिन खास ये हुआ कि जब मैं डॉक्टरेट करने गया लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में, मैंने डॉक्टरेट की 2016 से 20 के बीच में। तो उस समय में मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे, उसके बाद थीसिस भी लिखी लंबी चौड़ी। तब मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बुक लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने पहली बुक लिखी जो रिलेटेड पब्लिक हेल्थ के ही टॉपिक पे थी, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, जो कि बेस्ट सेलर भी है और 10-12 भाषा में भी अनुवाद हुआ है। तो फिर फर्स्ट बुक का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो फिर ऑब्वियसली आपको है कि और कॉन्फिडेंस आया कि कुछ और लिखना चाहिए। तो रिसर्च में ना 2 मेथड होते हैं, एक आप क्वांटिटेटिव रिसर्च है और एक क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप डेटा एनालिसिस करके कंक्लूजन लिखते हो, बहुत सारे लोगों के लिए। क्वालिटेटिव में आप इंटरव्यू करते हो, इंटरव्यू के बेस पे लिखते हो। तो ये वाली बुक जो मेरी है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, ये इंटरव्यू बेस्ड बुक है, जिसमें मैंने हर जो सक्सेसफुल ऑफिसर का 8-10 घंटे 12 घंटे इंटरव्यू किया, उसके बेस पे उसकी स्टोरीज को इसमें लिखा है। तो सर सबसे दिल के करीब जो छू गई हो, जो आपको लगा कि ये तो मेरी स्टोरी से मिलती जुलती है, वो 7 कौन? उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा मैं किसी को भी, लेकिन आपको लगा होगा एक मोमेंट पे कि ये वाली स्टोरी ना मेरी स्टोरी से मिलती जुलती है। देखिए, सब स्टोरी अलग अलग हैं और सब बहुत अच्छी हैं। और इसमें जो भी लाखों एस्पिरेंट हैं वो ज़रूर इसमें से एक ना एक स्टोरी को ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे कि उन्हीं की स्टोरी है। तो इसमें वैसे तो सारी अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा। एक मेरे को इसमें 2 स्टोरी खासकर अच्छी लगती हैं। उसमें एक स्टोरी है अंजलि शर्मा की। अंजलि शर्मा एक नॉर्मल लड़की है जो बिहार में पैदा हुई। उसके फादर सिक्किम में एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ चली गई और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। मैं भी केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ा हूँ। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब वो लड़की क्लास 10th में थी, उस समय अचानक कुछ बीमारी हुई और उसकी आंखें चली गई। तो जो लड़की नॉर्मल थी, बिल्कुल सब देख पा रही थी, पढ़ पा रही थी, वो एक दिन टोटली ब्लाइंड हो गई और सब अंधेरा छा गया बिल्कुल। तो ऐसे में आदमी टूट जाता है बिल्कुल कि क्या होगा, लाइफ ही खत्म हो गई। अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मैं तो सब पे डिपेंडेंट हो गई, मैं आगे क्या करूँगी? अपना काम, खुद का भी काम कैसे करूँगी? करियर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उस लड़की ने बहुत हिम्मत की, थोड़ा दिन दुखी रही, लेकिन उसके बाद अपने आप को वापस गैदर किया। वापस उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मेरे को सब कुछ खुद करना है और मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट खुद पढ़ाई करनी है और कुछ बनना है।
तो 1 साल के गैप के बाद उसने वापस स्कूल ज्वाइन किया, अपने पापा का हाथ पकड़ के स्कूल गई, क्लास में बैठी और सुन सुन के पढ़ाई की। टीचर जो बोलती थी क्लास में, कोई गैजेट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, ब्रेल नहीं आती थी, तो टीचर जो बोल रहा है उसको सुन रही है, उसको याद कर रही है, घर आके अपने भाई को या बहन को या मम्मी पापा को बोल रही है कि मेरे को लेसन पढ़ के सुना दो। तो इस तरह से सुन सुन के उस बच्ची ने स्कूल की पढ़ाई की पूरी, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसने कहा कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है। अच्छा। तो उस स्टेज में तब तक थोड़ा स्मार्टफोन आ गए थे, उसको यूट्यूब का पता चल गया था, तो वो उसको लगा ये तो बहुत बड़ा खजाना है जो मैं करना चाह रही हूँ। अब मेरे को यूपीएससी का तो इतना बड़ा सिलेबस है, कोई पढ़ के तो पास नहीं करा सकता, सुन के तो मैं नहीं कर पाऊंगी इतना। तो उसने फिर यूट्यूब से सारी जानकारी इकट्ठी की, एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, यूट्यूब पे लेक्चर सुने हर टॉपिक के, और उसकी हेल्प से उसने पहले बिहार सिविल सर्विसेज क्रैक किया और फिर आईएएस में आई, यूपीएससी क्रैक। और ये कौन से बैच किए आप? ये 23 बैच की, अभी बस रिसेंटली अभी ट्रेनिंग में है। तो एक ये स्टोरी है जो दिखाती है कि कितने भी आप अंधकार में हैं, कितने भी आप लो सिचुएशन में हैं, अगर आप हिम्मत रखेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखेंगे, मेहनत करेंगे, सपने को जीने में लगे रहेंगे, पूरा करने में, तो आपको यू कैन रीच द टॉप। तो कुल मिला के सर, मतलब निराशावादी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निराशावादी नहीं होना चाहिए। अंजलि शर्मा बताती है आपको कि आप अंधेरे में हैं, लेकिन उसमें भी आप एंड ऑफ द टनल में लाइट पा सकते हैं। तो ये सर जब 7 आप कहानियाँ लोग पढ़ेंगे या जो एस्पिरेंट्स में पढ़ेंगे, तो इसमें उनको क्या एक मैसेज है, जो सबसे बड़ा मैसेज है जो शुरुआत में ही मतलब आपकी कहानियों से मिलता है? सबसे बड़ा मैसेज इसमें यह है कि पहली बात तो अपने आप पे भरोसा रखो। ऐसा नहीं है कि आप उसी बारे में सोचें कि दूसरे लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या यंग लोग हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या आईआईटी से आए हैं, आईआईटी से MBA आए किया हैं है वो, या इंजीनियर हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो पूरे डिटर्मिनेशन से लगे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। दूसरा है कि डोंट गिव अप इफ़ यू फेल। यूपीएससी जो एग्ज़ाम है ना, सिविल सर्विसेज, वो सांप सीढ़ी है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आप 99 पे पहुंच गए हैं, जैसे कि मैं भी पहुंचा था कि प्रीलिम भी क्लियर हो गया, मेन भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन फिर आपको सांप ने काटा और आप 0 पे वापस आ गए दोबारा से प्रीलिम देने। तो उस समय आपको फेल्योर से नहीं डरना है, फेल्योर में उसको एनालाइज करना है कि मैंने क्या गलतियां की पिछले अटेम्प्ट में, कहाँ मैं बेटर कर सकता हूँ। दूसरा लेसन ये है। तीसरा लेसन इसमें है कि आप ज़्यादा लोगों से गाइडेंस मत लो। ज्ञानी लोग बहुत घूम रहे हैं। आप राजेंद्र नगर में रहते हो, वहाँ हर दुकान पे आपको 4 यूपीएससी की कोचिंग देने वाले मिल जाएंगे या आपको बताने वाले मिल जाएंगे कि ये पढ़ा कर, ये मत पढ़ा कर, ये देखा कर, वो मत देखा कर। तो आपको ज्ञान बहुत लिमिटेड सोर्स से ही लेना है और सही सोर्स से लेना है। सो तीसरा इम्पॉर्टेंट लेसन इसमें ये है, ठीक है। और चौथा, ऑनेस्टी, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो तैयारी के दौरान अपने आप से ऑनेस्टी हो। तो ऑनेस्ट होके तैयारी करनी है। आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका जो ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनने का, उसके लिए पढ़ रहे हैं, ना कि आप शो ऑफ करने के लिए या फैमिली को बताने के लिए या किसी और पीयर प्रेशर में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इसमें हर बुक के हर लेसन के बाद टेक अवेज हैं कि हर बच्चे की स्टोरी से आप क्या सीख सकते हो। उसके बाद चैप्टर 8 जो बुक का है वो है बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर द सक्सेस मंत्रास, जिसमें मैंने ये बताया है कि ये 7 बच्चों की कहानी सुन के, उनकी स्ट्रेटजी जान के, आपकी एग्ज़ाम के डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। और लास्ट में अपेंडिक्स है जिसमें कि पूरी बुक लिस्ट, नोट्स कौन से पढ़ने हैं, अखबार कौन सा पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी। तो सर लिखने के बाद अभी भी आपकी वो ग्रीन पन्नों पे लिखने की नोटिंग आदत और बेटर हो गई है। कई बार नोटिंग, कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही लिख रहे हैं। बिल्कुल, अभी और कॉन्फिडेंस आ गया है। तो नोटिंग, सरकारी काम भी अब फास्ट हो रहा है, क्योंकि नोटिंग और तेज़ी से मैं लिख पाता हूँ और बेटर लिख पाता हूँ, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस का है ना। आपने अभ्यास किया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो बोलते हैं ना, एक दोहा है
कि रस्सी के आने जाने से भी पत्थर पे निशान बन जाता है अगर आप प्रयास करते रहें तो जितना मैंने अभ्यास किया लिखने का उससे और मेरा काम बेटर हो रहा है। तो प्रयास करते रहिए। और ये थे सज्जन सिंह यादव जी, जिन्होंने अपना अनुभव के बताया है, साथ में उन्होंने किताब भी लिखी है जो कि आपको बेहद मददगार साबित होगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि उदाहरण के साथ और क्या करें और क्या ना करें ये सब कुछ बताया है। तो मिलेंगे जल्द ही अगले पॉडकास्ट में।